जम्मू कश्मीर की कुछ एग्जिट पोल में तस्वीर वही है जो 2019 में थी, लेकिन माना यह जा रहा था कि करगिल और लद्दाख में एक तरह से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, लोगों में नाराजगी थी। यह माना जा रहा था कि यह सीट हो सकता है इस बार इंडिया ब्लॉक को जा सकती है, लेकिन एग्जिट पोल यह बता रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीजेपी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश भर में और विशेषकर जम्मू कश्मीर लद्दाख में बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी अदब के साथ सबसे पहले देश के जनमानस को, फिर जम्मू कश्मीर के जनमानस को भूरी भूरी धन्यवाद अपनी ओर से कहना चाहूंगा कि उन्होंने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी की लोक लुभावनी नीतियां, पॉलिसी, प्रोग्राम, इनमें फिर अपना विश्वास जताया। और जम्मू कश्मीर, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, 3 ही सीट भारतीय जनता पार्टी ने लड़े हैं डायरेक्टली, और 3 ही सीट भारतीय जनता पार्टी आपके एग्जिट पोल के मुताबिक जीतने जा रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद का ये एक पहला लोकसभा चुनाव है, और इस लोकसभा चुनाव में एक तो 3 की 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को देना, और विशेषकर कश्मीर। पठानिया जी, अफसोस नहीं हो रहा है कि अगर कश्मीर में भी लड़े होते तो शायद एक आधी सीटें कश्मीर में भी एनडीए की निकल आती, कमल खिल जाता कश्मीर में? जी, मैंने आपके चैनल पे भी बार बार विजिट किया, विशेषकर जम्मू कश्मीर और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंडिडेट लाना ये छोटी बात थी। कश्मीर में शांति स्थापित करना, कश्मीर में राष्ट्रवाद को मजबूत करना, और कश्मीर की जो बम्पर वोटिंग, मेरा मानना भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी जीती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कश्मीर में भी ट्रेवल किया है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को पोलिंग बूथ तक, मतदान तक, डेमोक्रेसी की प्रतिक्रिया तक, आप देखें हुर्रियत ने किस तरीके से अपने उसके स्टैंड में बदलाव आया। अब जमात इस्लामी, जिसने पोल को, चुनावों को आजादाना बताते हुए खुद भी चुनावों में आने की प्रक्रिया में आने की एक मंशा जाहिर की है, तो ओवरऑल जिसे कहते हैं पॉलिसी पे, मूल सिद्धांत पे, और वोटरों के जिसे कहते हैं एक अपना रुझान, अपनी पसंद के रूप में, और जितना माहौल एक देश भर में बल्कि दुनिया भर में बनाया गया धारा 370 को लेके, लद्दाख में को लेके, तो आज लोगों का फिर, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपके एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक जाए, तो मैं डायरेक्टली इसमें आ जाऊं कि एक बात तो हम 4 को करेंगे, लेकिन फिर भी पूरी प्रतिक्रिया तो 4 को देंगे, लेकिन फिर भी आज भी बड़ी विनम्रता के साथ मैंने कहा इस एग्जिट पोल को 4 शाम तक तकरीबन कहते हैं जिसे आ जाएगी, और एक पूरे वक्तव्य के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 जिस तरीके का एक मैंडेट, एक बड़ा मैंडेट है, और बार-बार पठानिया जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें एनडीए को 355 से 370 सीट का अनुमान है मेगा न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार, इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल, और तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक आपको बताते चले कि एनडीए को 355 से 370 सीटें मिलने का अनुमान है, इंडिया ब्लॉक को 100 कुछ सीटें मिलने का अनुमान है। तो तीसरी बार न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल है। आपको बताते चले कि तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार, और एनडीए को 355 से 370 सीटें मिलने का अनुमान, और इंडिया ब्लॉक को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनना तय माना जा रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, अभी नतीजे 4 तारीख को आना बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से न्यूज 18 का एग्जिट पोल इससे पहले आता रहा है, नतीजों के आसपास ही एक तरह से रहता है, तो ऐसे में तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में बनना तय माना जा रहा है। और चलिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी जी, 355 से 370 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही है न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में, क्या कुछ रिएक्शन है आपका?
देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया, जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस में हैं और जी। कांग्रेस के फेस हैं और इंडिया अलायंस के फेस हैं, तब तक बीजेपी, वो मेरे कायद गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा कि बीजेपी को कोई 50 साल हटा नहीं सकता जब तक राहुल गांधी जी जो हैं वो इंडिया अलायंस हो या कांग्रेस के चेहरे हो। तो वो साफ हो गया आज, क्योंकि जिस तरीके से अभी रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट क्या आता है एग्जिट पोल में, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे भी ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता, क्योंकि मैंने भी ग्राउंड में देखा है। पूरे हिंदुस्तान में मैंने भी 10-15 साल जो है कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग की है, कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी है। तो उसमें जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को ह्यूमिलेट किया, चाहे उसमें गुलाम नबी आजाद साहब हों, चाहे कपिल सिब्बल साहब हों, और बहुत से सीनियर लीडरों ने जो है किनारा कशी की कांग्रेस से, तो वो ये रवैया कांग्रेस का जो है, जो एरोगेंस, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। जिस तरीके से जयराम रमेश हों, बाकी लीडर हों, जिस तरीके से उनके कमेंट्स बाकी उन लीडरों के लिए थे जिन लीडरों ने कांग्रेस को बनाया। आज हमें भी दुख है जब हमने एग्जिट पोल देखा, और पिछले इलेक्शन में भी हमने एग्जिट पोल हो या रिजल्ट, चाहे मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव हो या 2019, तो इसलिए उस वक्त भी मैंने आपके चैनल में जब एग्जिट पोल आया मध्य प्रदेश का और राजस्थान का, यही बात की कि जिस पार्टी को हमने खून दिया, जिस पार्टी को आजाद साहब ने बनाया, यूपीए 1 आजाद साहब ने बनाई, यूपीए 2 आजाद साहब ने बनाई, तो इतने सालों में अभी 10 साल में यूपीए 2 भी नहीं आई, या यूपीए 3 या 4 तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि जो लीडरशिप है कांग्रेस की वो डिस्टर्ब्ड है। जो अलायंस बना, इंडिया अलायंस, उसमें पहले तो ये लड़ाई लगी कि भाई आपका लीडर कौन होगा, अभी तक डिसाइड भी नहीं हुआ कि उनका पीएम फेस कौन है। तो जब राहुल गांधी जी को उन्होंने फ्रंट पे लाया, तो बहुत से लीडरों ने इंडिया अलायंस के आलोचना की कि नहीं, राहुल गांधी नहीं हो सकते। तो जब आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में हुआ, जैसे इंडिया अलायंस बना, यहां से अभी हमारे त्रम्बू साहब ने कहा कि हमें तो उस वक्त भी दुख हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को धोखा दिया। महबूबा मुफ्ती जी जो है, उन्होंने अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, ठीक है, उन्होंने किनारा कशी की, सरकार टूट गई, लेकिन फिर उन्होंने एक गुपकार अलायंस बनाया, उसमें सजाद लोन साहब भी थे, उसमें महबूबा मुफ्ती भी थी। तो एनसी ने जिस तरीके से, मुझे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले भी मैंने कहा कि एनसी का कोई ना कोई रिश्ता नाता बीजेपी के साथ था और आज भी है। तो इसलिए जिस तरीके से उन्होंने सजाद लोन साहब को अलग कर दिया, महबूबा मुफ्ती जी को अलग कर दिया, और फिर महबूबा मुफ्ती को तो बिल्कुल आइसोलेट कर दिया कांग्रेस ने भी और एनसी ने भी। तो ऐसे कहां एक्सेप्ट कर सकते हैं आपकी लोग जो है इन पे यकीन रखें। मैं इकबाल त्रम्बू जी आपके पास आना चाहूंगा। इकबाल जी, क्या वाकई में इंडिया ब्लॉक की खामियों का, नाकामियों का खमियाजा जो है आज पीडीपी को भी एक तरह से भुगतना पड़ रहा है? पीडीपी जम्मू में इंडिया ब्लॉक के साथ नजर आई, लेकिन कश्मीर में महबूबा मुफ्ती एक तरह से अकेली पड़ गई, पीडीपी अकेली पड़ गई। इंडिया ब्लॉक में जैसे उमर साहब ने मतलब एक तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी और तीनों सीटों पर अपनी दावेदारी जो है बता दी, कहीं ना कहीं पीडीपी को ये लगा कि अगर उनको यही करना था तो एटलीस्ट वो पीडीपी को इसमें बुला तो लेते और अपनी जो राय थी या अपना जो उनका वो मसला था वो बता तो देते कि ऐसे ऐसे हमारा मसला है। तो जैसे हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने कहा कि अगर बातचीत करते तो शायद हम तीनों सीटें जो है सरेंडर भी कर देते उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप रहा, जिसकी वजह से फिर वो ये जो हुआ कि हमें अपने कैंडिडेट्स जो है फील्ड करने पड़े। तो कहीं ना कहीं हाँ, थोड़ी बहुत मतलब एनसी की तरफ से जो है वो एक चूक हो गई। जब हम अलायंस के पार्टनर थे, अलायंस में थे, तो जो भी करना था तो मशवरे से ही करना था। एनसी लगातार इल्जाम लगाती रही कि महबूबा मुफ्ती और पीडीपी जो है वो इख्तिदार की भूखी हैं और अच्छा मौका था, लेकिन पीडीपी ने वो एक मौका गंवा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार ये इल्जाम लगाती रही। मैंने तो अभी अर्ज किया कि हमारी प्रेसिडेंट साहिबा तो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा होता कि हम ऐसा करना चाहते हैं तो मैं
तीनों सीटें सरेंडर कर दी। लेकिन उन्होंने तो ये गवारा नहीं किया कि वो पीडीपी या पीडीपी रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करें, मशवरा किए। तो वही चीज हुई जिससे ये जो है ये सिचुएशन आ गई। फिर हम भी पीडीपी एज अ पार्टी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, फिर हमारे वर्कर्स भी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल आवर वर्कर्स आल्सो। फिर हमें उसी मजबूरी में फिर अपने कैंडिडेट्स फील्ड करना पड़े।